नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे रामानुजन कॉलेज से आज आपको प्रेमचंद की प्रमुख उपन्यास गबन पर बातचीत करूंगा और विशेषकर गबन और राष्ट्रीय आंदोलन विषय पर मैं आपसे आज बातचीत करूंगा। प्रेमचंद का यह उपन्यास गबन सन 1931 में प्रकाशित हुआ था। यह समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का वह काल था जब संपूर्ण देश स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आंदोलित था। 20 मार्च 1929 को मेरठ षड्यंत्र केस द्वारा पूरे देश में अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तारियां हुई थी। देश में उत्पन्न क्रांतिकारी चेतना को दबाने के लिए यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद की धृष्टतापूर्ण नीति थी। प्रेमचंद इस संबंध में स्वयं स्वीकार करते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रेमचंद युग हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वह युग था जिसके केंद्र में भारत की आम जनता, किसान, मजदूर आदि थे। प्रेमचंद ने अपने साहित्य को भारतीय समाज से जोड़ा था। उन्होंने अपने रचना में नायक के रूप में किसी राजा महाराजा को नहीं रखा, बल्कि गोदान में होरी जैसे कृषक को नायक के रूप में स्थापित किया। देश में जहां चारों ओर अंग्रेजी शासन की कुचक्र नीति से त्रस्त जनता स्वाधीनता संग्राम का युद्ध लड़ रही थी, ऐसे में प्रेमचंद जैसे सजग कलाकार का इस घटना से अछूता रहना असंभव था। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास शीर्षक में लिखा है कि आजकल परिस्थितियां इतनी तीव्र गति से बदल रही है, इतने नए नए विचार आ रहे हैं कि अब कोई लेखक साहित्य के आदर्श को ध्यान में नहीं रख सकता। यह बिल्कुल मुश्किल है कि लेखक पर इन परिस्थितियों का असर न पड़े, वह उससे आंदोलित न हो। शायद इसी कारण प्रेमचंद अपने समय के इतिहास में घटित हो रही घटनाओं को आधार बनाकर उससे अपने उपन्यास गबन का कथानक बुना है। अमृत राय का यह कहना कि उपन्यास जिस रंग में शुरू हुआ था शायद उसी रंग में खत्म भी हो जाता, लेकिन हो नहीं सका। उन्हीं दिनों मेरठ षड्यंत्र केस चल पड़ा। गबन का उत्तरार्ध पूरा का पूरा क्रांतिकारियों के खिलाफ पुलिस के झूठे केस की दास्तान है। अतः गबन की कथा का इलाहाबाद से कलकत्ते आना एक मध्यवर्गीय परिवार का राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्धता को दर्शाता है। प्रेमचंद ने खुद लिखा है कि हमारे साहित्य में लेखकों के अंदर नए नए विचार पैदा हो रहे हैं। कोई लेखक साहित्य को केवल आदर्श के स्थान पर आगे नहीं बढ़ सकता। अतः स्पष्ट है कि प्रेमचंद अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना से लबरेज देश के इस समसामयिक घटना का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, जिसकी पूरी की पूरी झलक हमें गबन उपन्यास में दिखाई देती है। गबन उपन्यास में प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, महिलाएं एवं पुलिस तथा नौकरशाही की भूमिका का बेबाक चित्रण करते हैं। इस संबंध में रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद की राष्ट्रीय भावना को दर्शाते हुए यह बताने की कोशिश की है कि प्रेमचंद उन लेखकों में से हैं जिनकी रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सम्मान को बढ़ाया है, हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गौरव दिया है। इस कारण प्रेमचंद पर सारा हिंदुस्तान गर्व करता है। दुनिया की शांति प्रेमी जनता गर्व करती है। सोवियत संघ के आलोचक मुक्त कंठ से उनका महत्व घोषित करते हैं। हम हिंदी भाषी प्रदेश के लोग उन पर खास तौर से गर्व करते हैं, क्योंकि वह सबसे पहले हमारे थे जिन्होंने सारी की सारी विशेषताओं को अपने कथा साहित्य में झलकाया है, जो तत्कालीन जनता की विशिष्टताएं थी। यदि हम इस आधार पर
इस राष्ट्रवादी जनचेतना के आधार पर गबन को देखते हैं तो गबन में मात्र नारी की आभूषण प्रियता की समस्या को नहीं उठाया गया है, वरन जालपा के इस आभूषण प्रेम को स्वाधीनता संग्राम की समस्या से जोड़ने की कोशिश प्रेमचंद ने की है। इस संबंध में स्वयं रामविलास शर्मा ने एक जगह लिखा है कि निर्मला के बाद गबन हिंदी साहित्य के यथार्थवाद में एक आगे बढ़ा हुआ कदम है। प्रेमचंद ने उसे नारी समस्या का व्यापक चित्र बनाने के साथ साथ इस समस्या को हिंदी साहित्य में पहली बार देश की स्वाधीनता की समस्या से जोड़ा है। गबन उपन्यास का जो प्रमुख पुरुष पात्र है वह रमानाथ है, और रमानाथ का परिचय प्रेमचंद अपने गबन में इस प्रकार कराते हैं। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर खूब रोब जमाता। दोस्तों की बदौलत सारा शौक पूरा करता। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनबली फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा दिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। इस विवरण से स्पष्ट है कि प्रेमचंद रमानाथ जैसे पात्र द्वारा भारत के मध्यवर्गीय नव युवकों की मनस्थिति का आईना हम सबके सामने दिखा रहे हैं। गबन और राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन की उस भूमिका को विचार करने से पूर्व हमें भारत में मध्य वर्ग के स्वरूप को समझना पड़ेगा। भारत में मध्य वर्ग का जो उदय है वो औपनिवेशिक काल में हुआ। इस मध्य वर्ग का संबंध औपनिवेशिक पूंजीवाद से था और प्रेमचंद उसी दौर के लेखक हैं। यह मध्य वर्ग साहित्य में अवस्थित था और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों एवं सरकार की कृपा पर निर्भर था। यही कारण था कि यह मध्य वर्ग अधिकांशतः अंग्रेजों के सहायक भूमिका निभाता था। उसकी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में कम से कम थी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने इसी कारण लोगों से स्कूल, कॉलेज, वकालत, सरकारी नौकरी तक छोड़ने की अपील की थी। प्रेमचंद ने स्वयं भी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया था। इसके पीछे का उद्देश्य सरकारी तंत्र को कमज़ोर करना था, क्योंकि औपनिवेशिक सत्ता भारत में उच्च वर्ग और मध्य वर्ग को साथ मिलाकर देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए थी और यहाँ के उत्पादन को नष्ट कर उसके बाजार का एक तरफा लाभ उठा रही थी। औपनिवेशिक सत्ता का हिस्सेदार होने के साथ साथ मध्यवर्ग आत्म केंद्रित और व्यक्तिवादी भी था। इसके कारणों की पहचान लोगों ने आधुनिक शिक्षा और पूंजीवादी व्यवस्था में की है। गबन प्रेमचंद का एकमात्र ऐसा उपन्यास है जो नगर से शुरू होकर महानगर तक की यात्रा करता है। यह उपन्यास पूरी तरह से शहर केंद्रित है और इसमें कथा का आधार मध्य वर्ग को बनाया गया है। यही कारण है कि उपन्यास में उपर्युक्त मध्य वर्ग का चारित्रिक लक्षण उभरकर सामने दिखाई देता है। इस उपन्यास में एक ओर प्रेमचंद ने मध्य वर्ग की सीमाओं को रेखांकित किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने उसी मध्य वर्ग की संभावनाओं को भी दिशा देने की कोशिश की है। यह भारतीय मध्यवर्गीय पात्र रमानाथ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करता है और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ एक ऐसा नवयुवक है जो बेरोजगार है और दोहरी मानसिकता में जी रहा है। अपनी वास्तविक स्थिति को छुपाना एवं जो वह होना चाहता है उसे पूरा करने की होड़ में वह झूठ बोलता है, बाह्याडंबर का चोला पहनता है, रिश्वत लेता है और अंततः गबन के आरोप में फंसकर कलकत्ता भाग जाता है और वहाँ भी पुलिस के चंगुल में फंसकर क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठी गवाही देने तक तैयार हो जाता है। अर्थात एक सामान्य झूठ को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हुए रमानाथ जैसे लोग पतन की गर्त में समाते चले जाते हैं
और देशद्रोही तक बनने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से प्रेमचंद ने रमानाथ के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि अपनी ऊंची महत्वाकांक्षाओं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, अपने निजी स्वार्थ, थोड़े से लोभ लाभ एवं अपनी प्रदर्शन प्रवृत्ति के कारण किस तरह से भारत का मध्य वर्ग अंग्रेजी शासन का साथ दे रहा था। और गबन का उत्तरार्ध, जिसमें कलकत्ते की घटना का वर्णन है, पूरा का पूरा अंग्रेजों के साथ दे रही भारतीय पुलिस, हुक्मरानों, नौकरशाह आदि की दास्तान है। देश की स्वाधीनता संग्राम का वह यह समय था जब महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर स्कूल, कॉलेज, वकालत, सरकारी नौकरी, विदेशी वस्तुओं आदि का बहिष्कार किया जा रहा था। ऐसे समय में यह स्वकेंद्रित मध्य वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन को कभी कभी कमज़ोर बनाने की दिशा में भी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करता है, जिसका सांगोपांग वर्णन गबन में प्रेमचंद करते हैं। प्रेमचंद ने मध्यवर्ग की सीमा को यहीं तक खत्म नहीं किया है। उन्होंने रमानाथ और जालपा के माध्यम से इस वर्ग में संभावनाओं की भी तलाश की है। रमानाथ का आत्मकेंद्रित, स्वार्थपरक, जालपा और निम्न वर्ग का प्रतिनिधि पात्र देवी दिन खटीक के व्यक्तित्व से बार बार टकराता है और उनसे प्रेरित होकर रमानाथ में जागृति भी आती है। वह अपने को आडंबर विहीन करने की सामर्थ्य पाता है और सच कहने तथा सच का सामना करने की हिम्मत भी जुटाता है। प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम की सफलता की जो रीढ़ की हड्डी है वह कहीं ना कहीं मध्य वर्ग की भूमिका रही है। अतः मध्य वर्ग का सशक्त बनना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही इस उपन्यास में प्रेमचंद ने तत्कालीन समय में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिबिंब उभार कर सामने लाते हैं। इसमें सीधे सीधे स्वाधीनता आंदोलन की कोई घटना नहीं है, लेकिन इस घटना की छाया गबन में साफ साफ दिखाई देती है और यह भी दिखाई देता है कि कौन कहाँ किसके साथ स्थित है और वह अपनी किस भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रेमचंद की वास्तविक चिंता जो है वह भविष्य को लेकर है। स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। प्रेमचंद कांग्रेस पार्टी के स्वरूप और उसके प्रतिनिधित्व को लेकर आश्वस्त नहीं थे। उनके अधिकांश उपन्यासों में हम यह संदेश किसी न किसी रूप में जरूर देखते हैं, चाहे वह गोदान हो, चाहे वह सेवा सदन हो। सब में सामंती शोषक जमींदार कांग्रेसी नेता के रूप में दिखाए गए हैं। इन जमींदार के प्रतिनिधित्व में देश के भविष्य को लेकर प्रेमचंद के मन में कहीं ना कहीं संदेह है। प्रेमचंद का विश्वास है कि जब तक सत्ता आम जनता, किसानों और मजदूरों के हाथ में नहीं आएगी तब तक देश का भला ना हो पाएगा, क्योंकि प्रेमचंद का देश इन्हीं किसानों और मजदूरों का देश है। यदि हम गबन उपन्यास में प्रेमचंद की दृष्टि के हिसाब से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम पक्ष की स्वतंत्रता प्राप्त कैसे हो इस पर नहीं है, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की तस्वीर कैसी हो इस पर भी है। अंग्रेजी शासन के बाद फिर भारत में शासन कैसा होगा, उस शासन में स्त्रियों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, पुलिस, नौकरशाह, अमीर, गरीब, जमींदार की स्थिति कैसी होगी, यह सब कहीं ना कहीं वह तलाशने की कोशिश करते हैं। स्वाधीन भारत में सत्ता और शक्ति में किसकी भागीदारी होनी चाहिए, यह भी कहीं ना कहीं प्रेमचंद ने इस उपन्यास में दिखाने की कोशिश की है। प्रेमचंद ने देवी दिन खटीक जैसे निम्न वर्गीय पात्र द्वारा इन प्रश्नों को उठाकर देश की भविष्य पर चिंता व्यक्त किया है। देवी दिन कहता है, साहब सच बताओ,
जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाठ बनाए घूमोगे। इस स्वराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं को जिंदगी भले आराम और ठाठ से गुजरे, पर देश का तो कोई भला ना होगा। बस बंगले झांकने लगोगे। तुम दिन में 5 बार खाना चाहते हो और वह भी बढ़िया माल। गरीब किसान को 1 जून सूखा चबेना भी नहीं मिलता। उसी का रक्त चूसकर तो सरकार तुम्हें हुद्दे देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर नहीं जाता। अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा, तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। और कहीं ना कहीं यह चिंता आज भी समाज में दिखाई देती है। और इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद साक्षात भविष्य दृष्टा के रूप में दिखाई देते हैं। देवी दिन के इस कथन के माध्यम से वह आज के भारत की कहानी कह रहे हैं। आज जबकि हम स्वाधीनता के 70 साल से ज़्यादा समय हो गया है, प्रेमचंद ने इस चरित्र के माध्यम से भद्र समाज की असलियत को उजागर कर दिया है। भद्र वर्ग की वास्तविकता देवी दिन के शब्दों में यदि हम देखें तो वह देवी दिन कहता है, इन बड़े बड़े आदमियों के किए कुछ ना होगा, इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति विसुरने के सिवा इनसे कुछ हो नहीं सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज़ ना मिलेगी। दिखाने के 10-20 कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए, घर का और सारा सामान विलायती है। सबके सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर दावा यह कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना तो उद्धार कर लो। गरीबों को लूटकर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। इसी तरह गबन के देवी दिन और जग्गो एक ऐसे निम्न वर्गीय दंपति हैं जिन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में अपने 2 पुत्रों को खोया है। 2 पुत्रों के खोने के बावजूद उनके राष्ट्र प्रेम की भावना में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती। वे कम आमदनी वाले लोग अपने झोंपड़े में भी एक भी विदेशी सामान नहीं रखते। वे खद्दर पहनते और नीचे सोते हैं। और अपनी ऐसी पारिवारिक स्थिति में रमानाथ जैसे लोगों को शरण भी देते हैं तथा उन्हें रास्ता भी दिखाते हैं। स्वार्थ में लिप्त भद्र समाज इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि उसके लिए देश का मतलब भी आत्म होकर रह गया है। प्रेमचंद का यह संदेश आज की वास्तविकता है। यदि हम वेतन आयोग को देखें, वेतन आयोग लागू होता है, उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था और विभिन्न राजनीतिक भ्रष्टाचार के बाद जो एक सपने हम परतंत्र में देखे थे, शायद वह आज भी पूरा नहीं होता। और इसीलिए देवी दिन का जो संदेह है वह मात्र संदेह नहीं रह जाता। आज नौकरशाही, पुलिस तथा कचहरी में व्याप्त जो लूट खसोट है वह सबसे बदहाल है। वह किसान और मजदूरी हैं जो देशभक्ति और ईमानदारी जैसे शब्द आज कचहरी में, या कहें कि जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसमें देशभक्ति और ईमानदारी जैसे शब्द अर्थहीन दिखाई देने लगे हैं। इसीलिए प्रेमचंद इस उपन्यास में कहीं ना कहीं भविष्य दृष्टा लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे संकीर्णता और अलगाव की प्रवृत्ति देहातियों में, मजदूरों में उतना तीव्र नहीं दिखाते जितना कि शिक्षित और सभ्य समाज में दिखाई देते हैं। देवी दिन से रमानाथ की तुलना करने पर यह प्रमाणित हो जाता है कि जालपा के द्वारा प्रेमचंद जब यह कहलवाते हैं कि खटीक हो या चमार, हमसे तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर पर ठहराया, खिलाया, पिलाया, हम में है इतनी हिम्मत? यहाँ तो मेहमान आ जाता है तो वह भी भारी हो जाता है।
संकीर्णता, मानसिक संकीर्णता और अलगाव के कारण ही पढ़ा लिखा जो आज का भद्र समाज है वह उस समय भी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी नहीं निभा पाता है। आज हम जब चुनाव में जाते हैं और चुनाव में देखते हैं कि 50%, 55% वोटिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह भी हमारे समाज की मानसिकता को दर्शाता है। इसके विपरीत देहाती और मजदूर लोग जो हैं परस्पर सहयोग की भावना के कारण कहीं ना कहीं सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं। परमानंद श्रीवास्तव ने इस संबंध में बताया है कि यह भी देखने की चीज़ है कि रमानाथ की नियति से जितना गहरा लगाव देवीदीन खटीक और उसकी पत्नी ने प्रमाणित किया, उतना बहुत अधिक लोगों ने, उनके अपने लोगों ने भी नहीं किया। रमानाथ के प्रति देवीदीन का लगाव जो है कहीं न कहीं रमानाथ के सुधार की चिंता से भी जुड़ा हुआ है और यह सुधार की चिंता व्यापक स्तर पर देश हित की चिंता से संबद्ध है। और यदि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेमचंद ने महिला चरित्र के माध्यम से भी सामाजिक प्रश्नों से जोड़ा है। इस उपन्यास में 5 महिला पात्र हैं, जालपा, रतन, जोरा, जग्गो और रामेश्वरी। रामेश्वरी को छोड़कर सभी महिला चरित्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक प्रश्न से जोड़ा है। आरंभ में जब जालपा का कार्य क्षेत्र घर की 4 दीवारी होती है तब वह विलासिनी नायिका होती है, लेकिन जब सराफ के द्वारा तकाजा करने के बाद यदि हम उसके व्यक्तित्व को देखें तो उसमें विस्तार होता है और तब वह विचारशील नायिका के रूप में सबके सामने आती है। और उसके बाद रमानाथ की खोज में कलकत्ता पहुंचकर वह राष्ट्रीय समस्या के सम्मुख खड़ी होती है। यहाँ उसके व्यक्तित्व का विकास अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अब वह सेवा, त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति नजर आती है। इसका सीधा सा उत्तर यदि हम देखें तो रामेश्वरी के चरित्र में यदि हम देखें तो रामेश्वरी का जो चरित्र परंपरागत है, जिसकी सीमा घर की 4 दीवारी है, जो परंपरा से तय अपनी भूमिका, परंपरा से जो तय उसकी भूमिका है माता और पत्नी के रूप को वह बड़ी अच्छे तरह से निभाती है, लेकिन वह सत्ता में निर्णय ले पाने की भूमिका नहीं निभाती। यही कारण है कि उसका अपना व्यक्तित्व वह नहीं बन पाता है। जालपा भी जब तक घर की 4 दीवारी में रहती है तब तक उसकी भूमिका भी घर की बहू और पत्नी की होती है, लेकिन जब वह अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलती है तो वह एक नए अंदाज में हमारे समय दिखाई देती है। प्रेमचंद जिस समय के रचनाकार हैं उस समय औरतों को न तो परिवार के अंदर और न ही बाहर सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर किसी भी तरह से निर्णय लेने का अधिकार मिला करता था। स्त्री शिक्षा का सवाल, बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, स्त्रियों की आर्थिक सुरक्षा का सवाल, इन सभी मुद्दों पर उस समय का हिंदी समाज चिंतन के दौर से गुजर रहा था। इन सवालों का संबंध हिंदी समाज के नवजागरण से भी था और इन सभी सवाल कहीं ना कहीं प्रेमचंद के अंदर एक नए रूप को खोजने की कोशिश दर्शाता है और इसीलिए प्रेमचंद गबन की रचना करते हैं। प्रेमचंद ने स्वयं लिखा है कि उसने निश्चय किया जो कुछ मेरा नहीं है उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय नहीं लूँगी, किसी तरह नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है? क्यों? और रतन के माध्यम से प्रेमचंद अपने समय की इस अमानवीय विषमता को पूरे जोर से उठाते हुए लिखते हैं। अगर मेरी ज़बान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज़ पहुंचती तो मैं सब स्त्रियों से कहता, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना। सम्मिलित परिवार में विवाह नहीं करना यही समाज के जीवन मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करता है। वे आगे लिखते हैं कि तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेली रहकर
तुम उसे भोग सकती हो, परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यह कथन संयुक्त परिवार पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाता जरूर है। प्रेमचंद ने स्त्रियों के साथ हो रहे भेदभाव को आर्थिक नज़रिए से भी पहचानने की कोशिश की है। उनका विश्वास है कि जब तक स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वाधीन नहीं होंगी, रक्षा और पालन के लिए खुद पर निर्भर ना होंगी, तब तक उन पर वर्चस्व कायम रहेगा। इसलिए प्रेमचंद ने स्त्रियों के आर्थिक स्वाधीनता के प्रश्न को राजनीतिक प्रश्न बनाया है। जब हम देखते हैं कि जो वकील साहब हैं, वह वकील साहब रमा से कहते हैं कि आप तो यूरोप न गए होंगे। ओह, क्या आज़ादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है, बस मालूम होता है यही स्वर्ग है। यूरोप को स्वर्ग मानने के कारण आज़ादी और दौलत तो है ही, साथ ही स्त्री शिक्षा भी है, और स्त्री शिक्षा के कारण ही वे स्वच्छंद और हंसमुख भी हैं। इसीलिए वकील साहब भारत में स्त्री शिक्षा की ज़रूरत को महसूस करते हैं। जिस तरह से युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिसके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। कामलिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहाँ के लोगों की मनोवृत्तियाँ संकुचित रहती हैं। तो ऐसे समय में स्त्री शिक्षा को यदि हम जरूरी नहीं समझते या फिर उन्हें घर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए शिक्षा देते हैं, तो प्रेमचंद यूरोप से तुलना करते हुए उनसे राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा देने की बात करते हैं। स्त्री शिक्षा की इतनी जोरदार तरीके से वकालत करने के पीछे प्रेमचंद का उद्देश्य स्त्रियों को देश की मुख्य धारा में लाना है। जब तक स्त्री मुख्य धारा में नहीं आएगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यदि हम देखें कि शिक्षित होकर ही स्त्रियां आर्थिक रूप से स्वाधीन हो सकती हैं और तभी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर नवनिर्माण कर सकती हैं। और गबन के माध्यम से प्रेमचंद यह संदेश अपने समाज को देते हुए जान पड़ते हैं। उन्होंने दरोगा से लेकर वकील एवं जज तक के कारनामों को भी पर्दाफाश किया है। किस तरह अंग्रेजी शासन में भारत के भारतीय लोग ही अफसरों की भूमिका में अपने देश की जनता को शोषक बने हुए हैं, गबन में इसका विस्तारपूर्ण खुलेआम चित्रण हमें दिखाई देता है। रमानाथ जैसा भीरू युवक का गवाह बन जाना एवं डकैती जैसे झूठे आरोपों में देश के क्रांतिकारी नवयुवकों को फांसी चढ़वाने में सम्मिलित हो जाना, पुलिस की कुटिल चाल, वकील का झूठा दास्तान, शोषण के कुचक्र को चित्रित करने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह अंग्रेजी सत्ता भारतीय लोगों को शोषण कर उन्हें कुचक्रों में फंसाकर जेल में डाल दिया करती थी। देश की ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता की कल्पना मात्र स्वतंत्र भारत के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के स्वरूप के लिए भी चिंतनीय दिखाई देता है। इस व्यथा को प्रेमचंद ने गबन में व्यक्त किया है। यदि हम ध्यान से देखें तो गबन में राष्ट्रीय आंदोलन के दो प्रमुख स्वर उजागर होते हैं, एक स्वाधीनता का और दूसरा नवजागरण का। अंग्रेजों का आधिपत्य भारत से हटाना और भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना, यह भारत की राष्ट्रीयता की भावना से संबद्ध है। स्वाधीन भारत कैसे हो, यह भावना नवजागरण की है। उस संपूर्ण विश्व से लेकर भारत तक के बुद्धिजीवी वर्गों में यह मानस मंथन चल रहा था कि आधुनिक वैज्ञानिक एवं तार्किक ज्ञान के द्वारा अपने इतिहास, समाज, संस्कृति, धर्म एवं परंपराओं आदि को कैसे पुनर्परिभाषित किया जाए। इस नवीन युग के नवीन भारत में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, समाज के लोगों, महिलाओं, नौकरशाहों, पुलिस महकमों, सत्ताधारियों आदि सभी की भूमिका कैसी हो, इन सारे सवालों का जवाब यदि हम ध्यान से देखें तो प्रेमचंद ने अपने गबन उपन्यास में किया है।
पूर्णतः गबन उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव झलकता है, चाहे वो जालपा का घर चारदीवारी से बाहर जाकर कलकत्ता जाना हो, वहाँ पर अंग्रेजी सत्ता द्वारा सताना हो और उसके खिलाफ न खुद आंदोलन करना बल्कि रमानाथ को समझाकर उनके खिलाफ गवाही दिलाना, यह सबसे बड़ा राष्ट्रभक्ति का परिणाम दिखता है। धन्यवाद।